हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग संध्या सुंदरी कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता को मैं पहले ही 3 भागों में पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं इस कविता की रिवीजन कर रही हूँ। तो यह रिवीजन भी 3 भागों में ही होगा। प्रथम भाग के अंतर्गत मैंने कविता के जिन अंशों को पढ़ाया है उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो संध्या सुंदरी कविता के प्रथम भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दिन अपनी समाप्ति पर है और मेघ से भरे आसमान के रास्ते से होकर संध्या एक सुंदर परी के रूप में, यानी संध्या का यहाँ मानवीकरण हुआ है, उसे एक नारी के रूप में चित्रित किया गया, उसे एक मानवीय रूप में चित्रित किया गया है। तो संध्या जो है एक सुंदर परी के रूप में मेघ से भरे आसमान से होकर धरती पर बहुत ही धीरे धीरे उतर रही है। और जिस समय संध्या सुंदरी का आगमन इस धरती पर हो रहा है, उस समय का जो वातावरण है वह एकदम शांत है। धरती, आसमान, हर जगह जो है नीरवता छा गई है। कहीं पर भी कोई प्रसन्नता व्यक्त करने वाली कोई भी क्रियाकलाप दिखाई नहीं देती है। यदि कहीं कुछ हंसता हुआ दिखाई देता है तो वह एक तारा है, जो कि शुक्र तारा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह संध्या सुंदरी के काले केश राशि में जड़ा हुआ है। और कवि ने यह बताया है कि यह भी लग रहा है कि मानो शुक्र तारा अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा है। तो प्रथम भाग में संध्या सुंदरी कविता के जिन अंशों की व्याख्या हुई है उसे आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और आज मैं इस रिवीजन के क्रम में जिन अंशों को पढ़ाऊंगी उसे मैं पहले पढ़कर सुना देती हूँ। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाँ सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को पहले बता दूं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। अलसता यानी आलस्य, सखी यानी सहेली, नीरवता अर्थात सूनापन, छाँसी माने छाया की तरह, अंबर पथ माने आसमान के रास्ते। देखिए, वीणा एक वाद्य यंत्र, अनुराग राग यानी प्रेम का गीत, आलाप यानी स्वर लहरी, नूपुर यानी पैर के पायल, रुनझुन यानी पायल के बजने की गूंज या आवाज़, अव्यक्त यानी प्रकट नहीं, व्योममंडल यानी संपूर्ण आसमान, जगती तल यानी पृथ्वी, सरोवर यानी तालाब, अमल यानी स्वच्छ, कमलिनी दल यानी कमल की पंखुड़ियाँ, सौंदर्य गर्विता यानी सुंदरता पर गर्व करने वाली, सरिता यानी नदी, अति विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ, वक्ष स्थल यानी हृदय, धीर यानी धैर्य, वीर यानी बहादुर, गंभीर यानी गहरा, शिखर यानी ऊंची चोटी, हिमगिरी हिमालय को कहा गया है, अटल यानी अडिग, अचल यानी स्थिर, उत्ताल यानी ऊंचा, तरंगाघात का अर्थ है तरंगों या लहरों का टकराना या आघात, प्रलय यानी विनाश, घन गर्जन यानी बादलों की गर्जना, जलधि यानी समुद्र, प्रबल यानी तेज प्रचंड, क्षिति यानी पृथ्वी, नभ यानी आकाश, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, गूंज रहा यानी ध्वनि सुनाई देना। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ और इसके बाद मैं विशेष लिखवा दूँगी, जिसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में मिस किया है, क्योंकि वहाँ पर मैंने विशेष लिखवाया नहीं है।
सिर्फ थोड़ा सा समझा दिया था, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगी। देखिए, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाँ सी अंबर पथ से चली। तो संध्या सुंदरी के बारे में वर्णन करते हुए कवि निराला क्या लिखते हैं कि वह अत्यंत धीमी गति से, अत्यंत धीरे धीरे इस धरती पर आ रही है। और कहाँ से आ रही है? मेघमय आसमान के रास्ते से होकर आ रही है। तो कवि ने यहाँ संध्या सुंदरी को क्या बताया है? एक लता की तरह बताया है। वो लता कैसी है? आलस्य से भरी हुई है। आलस्य की स्थिति में हम क्या करते हैं? जब आलस्य होता है तो हम सारा काम बड़ा धीरे धीरे करते हैं, हमारे शरीर में कोई फुर्ती नहीं होती है। तो यहाँ पर चूंकि संध्या सुंदरी बड़े ही धीरे धीरे धीमे गति से अपना प्रभाव फैला रही है, यानी उसका आगमन धरती पर हो रहा है, इसी बात को बतलाने के लिए कवि ने उसे क्या कहा है? अलसता की लता, माने वो आलस्य से भरी हुई एक लता के समान है। और कोमलता की कली, और क्या है? वो अत्यंत कोमल है, एक कली के समान। क्यों कहा गया है? क्योंकि संध्या के समय जो धूप का जो तेज होता है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा है, जब प्रातःकालीन सूर्योदय होता है तब उसकी धूप की जो गर्मी होती है वो कम होती है, वह सहने लायक होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, धूप जो होता है वो तेज होता जाता है और ताप इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, संध्या होने लगती है, हम लोग क्या देखते हैं? वो जो गर्मी होती है वो गर्मी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए उसे कोमलता की कली कहा गया है। और इसके साथ ही साथ हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई स्त्री अत्यंत कोमल है, नाजुक है, तो बड़े धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ संध्या सुंदरी की जो कल्पना जो है कवि ने इसी रूप में की है कि एक सुंदर स्त्री के रूप में है जो अत्यंत कोमल है और इसीलिए वह अत्यंत धीरे धीरे चल रही है। और कवि ने इसे ही कहा है कोमलता की कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाँ सी अंबर पथ से चली। और उसकी सखी कौन है? उसकी सखी है नीरवता, यानी ये जो शांत वातावरण है, ये जो सूनापन है, ये उसकी सखी है, जिसके कंधे पर बाँह डाले वो क्या कर रही है? अंबर के रास्ते यानी आसमान के रास्ते छाया की तरह चल रही है। तो ये देखिए, वो कोमल है, इसलिए उसे सहारे की आवश्यकता है। तो सहारा कौन है? उसकी नीरवता है। तो कवि ने यहाँ पर मानवीकरण के द्वारा संध्या सुंदरी के कोमल स्वरूप को प्रस्तुत किया है और यह बताना चाहा है कि किस तरह से संध्या का प्रभाव जो है इस धरती पर धीरे धीरे फैल रहा है, एक छाया के समान। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शाम होती है, संध्या होती है, तब धूप जो है एकदम कम हो जाती है और एक धुंधला सा आभास हमें मिलता है चारों तरफ। वो धुंधलापन में थोड़ा अंधेरा सा रहता है। जैसे कि आप अगर 12 बजे धूप में खड़े हो जाइए, 2 बजे धूप में खड़े हो जाइए, तो आपकी परछाई कैसी होती है देखने में? ठीक वो परछाई का रंग ही जो है हमें अब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि छाँ से अंबर पथ से चली, मतलब छाया के समान वह आसमान के रास्ते से चल रही है। तो यहाँ संध्या सुंदरी का मानवीकरण किया गया है एक सुंदर स्त्री के रूप में जो अत्यंत अलसाई हुई है और अत्यंत कोमल भी है। और यही वजह है कि वह अपने सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डाले आसमान के रास्ते से छाया की तरह इस धरती पर आ रही है, उसका आगमन हो रहा है, उसका प्रभाव फैल रहा है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि संध्या सुंदरी के हाथों में वीणा है, यानी एक सुंदर स्त्री की जो कल्पना की गई है उसमें कवि ने कल्पना में उसके हाथों में एक वीणा को भी बतलाया है, लेकिन उसके वीणा में कोई आवाज़ नहीं है, वीणा बजती हुई सुनाई नहीं देती है और नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। और चूंकि वीणा बज नहीं रही है इसलिए वीणा के नहीं बजने से कोई प्रेमपूर्ण स्वर लहरी सुनाई नहीं देती है। अगर वीणा बजती तो प्रेमपूर्ण स्वर लहरी सुनाई देती, लेकिन संध्या के समय कहीं कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसलिए कवि ने यह कल्पना की है कि संध्या सुंदरी के हाथों में जो वीणा है उसमें से कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, कोई भी प्रेम का राग सुनाई नहीं देता है, कोई भी प्रेम स्वर लहरी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उस समय का वातावरण कैसा हो गया है? शांत हो गया है। नूपुरों में भी रुंझुन नहीं,
इसके साथ साथ कवि क्या कहते हैं, एक सुंदर स्त्री के पैर में पायल भी होती है। लेकिन यहाँ पर भी पायल है, संध्या सुंदरी के पैरों में पायल है, लेकिन संध्या सुंदरी इतने धीरे धीरे चल रही है कि उसके पायल के बजने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो क्या सुनाई दे रहा है, क्या प्रकट हो रहा है? सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। यानी चारों तरफ का वातावरण इतना शांत है, इतना मौन है कि हर तरफ से जैसे चुप रहने का संकेत हमें सुनाई दे रहा है। हर तरफ का वातावरण चुप सा हो गया है, कहीं कोई गूंज, कहीं कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। और ये चुप चुप की जो गूंज है ये भी अव्यक्त है, ये सुनाई नहीं देती है, ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है। यहाँ पर हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है कि संध्या के समय का वातावरण कैसा हो गया है, शांत हो गया है, मौन हो गया है, चारों तरफ नीरवता छा गई है और जैसे चुप चुप रहने का संकेत हमें मिल रहा है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस कमल कमलिनी दल में। यहाँ पर कवि ने संध्या का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ संध्या फैल चुकी है या फैल रही है, उसका वर्णन, उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले क्या बताया है, व्योम मंडल में जगती तल में, यानी संपूर्ण आसमान में और इस जगत के तल में यानी पूरी पृथ्वी पर हमें संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, इसके साथ ही साथ उस संध्या का प्रभाव कहाँ दिखाई दे रहा है, कमलिनी दल, यानी कमल के जो पंखुड़ियाँ हैं, ये कमल की पंखुड़ियाँ कहाँ हैं, शांत सरोवर पे। और वो पंखुड़ियाँ कैसी है, अमल है, स्वच्छ है, वहाँ पर हमें संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। पर यह है कि संध्या का प्रभाव शांत सरोवर पर तो दिखाई देता ही है, इसके साथ ही साथ सरोवर में खिले हुए जो स्वच्छ कमल के फूल हैं उसकी पंखुड़ियों पर भी संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, इसके साथ ही साथ जो नदी बह रही है, यानी बहती हुई नदी जिसे अपने सौंदर्य पर गर्व है, उस सौंदर्य गर्विता नदी के विस्तृत जो फैलाव है जल का, उस पर भी संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। यानी संध्या के समय नदी का जल का रंग भी कैसा है, थोड़ा कालीमा युक्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ संध्या का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और नदी क्या है, सौंदर्य गर्विता है, नदी को अपने सुंदरता पर गर्व होने के कारण इसे कहा गया है सौंदर्य गर्विता। तो नदी सुंदर कैसी है, नदी में जल है, जल की लहरें हैं, जल का जो स्वच्छ रंग है, यही तो नदी की सुंदरता है। इसलिए नदी को सौंदर्य गर्विता भी कहा गया है कि नदी को अपनी सुंदरता पर गर्व है। तो वहाँ पर भी हम संध्या का प्रभाव देखते हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, इसके साथ ही साथ कवि ने बतलाया है कि संध्या का प्रभाव हिमालय के ऊंचे शिखरों पर भी दिखाई देता है। जो हिमालय धीर वीर गंभीर है, धैर्यवान है, वीर है और गंभीर है। धैर्य क्यों है, क्योंकि वो अपने एक जगह पर अटल है, अडिग है, हर आंधी तूफान झंझा को सहता है, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करता है, इसलिए वो बहादुर है। तो ऐसा हिमालय जो अटल है, अडिग है, धैर्यवान है, वीर है और गंभीर है, यहाँ पर भी हमें संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, इसके साथ ही साथ कवि ने क्या बतलाया है, प्रबल यानी भयंकर गर्जन करने वाले समुद्र, जिसमें उत्ताल तरंगे उठती है, यानी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, ऐसे ऊंची ऊंची लहरें उठने वाले समुद्र में भी संध्या का प्रभाव दिखाई देता है। और ऐसे समय में समुद्र भी क्या है, शांत प्रतीत हो रही है, उसकी लहरें भी शांत हो गई है। क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। तो यहाँ पर कवि ने संध्या के प्रभाव को बतलाने के लिए क्या कहा है, देखिए, क्षिति में यानी पृथ्वी में,
जल में यानी जल का जो भी क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, नदी है, सरोवर है, समुद्र है। नभ में यानी आसमान, अनिल यानी हवा, अनल यानी अग्नि। यानी यहाँ पर कवि ने पंच तत्व का उल्लेख किया है और बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। यानी हर जगह क्या गूंज रहा है? शांति, मौन, नीरवता, शांत रहने का एक संकेत। कहीं कोई उथल पुथल, कहीं कोई कोलाहल सुनाई नहीं दे रहा है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और क्या है ना? और कुछ भी नहीं है। अगर कहीं कुछ गूंज रहा है तो वह चुप रहने का संकेत है। हर जगह नीरवता है, हर जगह शांति है। तो इस तरह से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संध्या का प्रभाव पूरे पृथ्वी पर, आसमान में, नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, हर जगह किस तरह से फैल गया है, इसका वर्णन, इसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूँ। देखिए, पहला, प्रस्तुत अंश या पंक्तियों में कवि निराला ने संध्या बेला को सुंदर परी के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, कवि निराला छायावादी कवियों में प्रमुख हैं, अतः प्रकृति चित्रण, प्रकृति प्रेम जो छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, इसका सुंदर उदाहरण यहाँ दृष्टिगत होता है। तीसरा, प्रकृति यानी संध्या बेला को सुंदर परी के रूप में प्रस्तुत करने के कारण यहाँ प्रकृति का मानवीकरण दिखाई देता है, अतः यह मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अगला, काव्य में संगीत का सा प्रभाव है। अगला, मानवीकरण अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार कहाँ है? अलस्ता की सी लता और क्या? छांसी। इसके साथ ही साथ रूपक अलंकार कहाँ है? अंबर पथ का सुंदर प्रयोग है। यानी अलस्ता की लता और छांसी में उपमा अलंकार है और अंबर पथ में रूपक अलंकार है। और इसके साथ साथ देखिए, चुप 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 में छेकानुप्रास व पुनरुक्ति अलंकार है। तो पुनरुक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति है। और छेकानुप्रास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं? वर्णों की क्रमशः और स्वरूपतः आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बतलाया है। अगला देखिए, काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो तत्सम प्रधान तथा कोमलकांत पदावली युक्त है। तो इसकी काव्य भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है और इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसे हम तत्सम प्रधान कह रहे हैं। और इसमें जो है कोमलकांत पदावली, यानी इनके जो शब्द हैं बड़े ही कोमल शब्द, जैसे अलस्ता, कोमलता, इन सारे शब्दों के प्रयोग से ही इसे कहा गया कोमलकांत पदावली। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने संध्या सुंदरी कविता के जिस अंश की व्याख्या को प्रस्तुत किया है, उसके विशेष को बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है और आप सभी बच्चों को खूब मन लगा कर पढ़ना है, खूब ध्यान से पढ़ना है, हर बात को समझ कर पढ़ना है। इसलिए मैंने इस कविता का रिवीजन भी शुरू किया ताकि आप लोग फिर से एक बार इस कविता को अच्छी तरह से समझें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।